नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। वेलकम टू माय चैनल SM एजुकेशन, द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे वो है कृतिका भाग 2 NCERT पाठ 2 जज पंचम की नाक कमलेश्वर। इसे मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मन ध्यान दे के इस पहले हम कमलेश्वर जी के बारे में जानेंगे। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ। उन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA किया। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी ही, उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनके कलम से ही लिखी गई थी। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसी धारावाहिक की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर ही थे। उन्होंने कई वृत्तचित्र और कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया। 1915 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्होंने कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने अपने 57 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखे। तो ये थे, हमने जाना कमलेश्वर के जी के बारे में। तो ये कहानी जो है जज पंचम की नाक। नाक यानी यहाँ पर नाक का अर्थ है इज्जत, मान सम्मान। कहता ना, मेरी नाक कट गई, तुमने मेरी नाक काट दी, यानी आपने मेरा मान सम्मान खो दिया। हाँ, तो नाक का अर्थ होता है मान सम्मान या इज्जत। ओके, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय माई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाड़ने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज हो रही थी। यानी आप चित्र में देख रहे हैं, जब रानी एलिजाबेथ II भारत के दौरे में आई तो बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे लोग उनकी फ़ोटो उठाएंगे और न्यूज़पेपर में छापेंगे। इस तरह से ये सब तैयारियां वहाँ पर चल रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनी हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर भारत यानी हिंदुस्तान की जो अखबार थी यानी जर्नलिज्म थी वो किस तरह से थी। हाँ, उन्हें कोई न्यूज़ तो नहीं मिलता था, इसलिए इंग्लैंड में जो न्यूज़ होती थी उसी को वो क्या करते थे, उतार देते थे
और उसी को ही लिख लेते थे। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी रानी के बारे में तो सब लिखा गया, उनका जन्मपत्र यानी उनका जातक है ना, उसको ही छपा दिया। फिर उनके साथ रहने वाले उनके नौकर, बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षकों को उनके बारे में लिखा गया। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्ते तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। तो भाई कोई रानी है तो न्यूज़ नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, छापेंगे ना, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, है ना। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी शोर शराबा संग इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन गूंज क्या है, हर लोग, हिंदुस्तान के हर एक लोग उनके आने के लिए बेकरार थे। वो कब आएंगे, तैयारियाँ कैसी होगी, क्या होगी, सब अपने मशगूल थे काम पर। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए ना। जब रानी इतने वैल्यूबल, बहुत ही महंगी कीमती सूट पहन के आएगी, पालम हवाई अड्डे में उतरेंगी, तो उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए ना। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हो, उसकी शान शौकत से क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वेशाखता यानी वेशाखता का अर्थ होता कि वो जब रानी तो आ रही है, क्या करेंगे, वो अपनी साफ सफाई, हाँ, दिल्ली की साफ सफाई तो करेंगे ना। तो कोई आ रहा तो उसकी आने के लिए वो आएंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे घर में हमारे मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, घर साफ सुथरा करते हैं ना। कोई आएगा तो हमारा घर साफ सुथरा होना चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे, हाँ, पेश करेंगे, वो देखेंगे, खुश होंगे। तो इस तरह से क्या कर रहे थे कि उनके लिए आने के लिए तो कुछ करना ही था। तो यहाँ पर जो अर्थ है बे बेशकता, इसका मतलब है स्वाभाविक रूप से। ओके, तो स्वाभाविक हम जरूर उनके स्वागत के लिए घर साफ सुथरा करते हैं, उनके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, है ना। उन्हें जैसे उन्हें कोई चीज़ बुरा ना लगे, तो उनकी शान शौकत क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ से देखा और वेश्याकता यानी वास्तविक रूप से मुंह से निकल आ गया। वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतें ने नाजनीनों की तरह क्या हुई, श्रृंगार किया। अर्थात जब वो आ रही है, रानी आ रही है, तो किसी को बेखबर नहीं, रातों रात, हाँ, पूरी सड़कें साफ सुथरा कर लिए, इमारतों को रंगीन कर दिए, रंग में भर दिए, सुंदर साफ सुथरा कर दिए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए, जिस तरह से क्या हो, रानी आए तो उन्हें अच्छा लगे, वो खुश हो जाए, है ना। फिर क्या हुआ देखते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वो थी जज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं था। आप चित्र में देख रहे हैं ना, हाँ, नाक ही नहीं है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, यानी बहुत बड़ी कहानी है।
इस नाक के लिए बड़ी तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थे कि जज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, है ना। जो व्यक्ति खामोश रहते वो क्या करते हैं, वो जो हो उसमें राजी हो जाता है ना, ये भी हो चलेगा, वो भी हो चलेगा, हमें क्या करना है किससे लड़के। तो जो खामोश रहते वो क्या करते हैं, दोनों तरफ से राजी हो जाते हैं। जो करते करना तो भाई हमें तो जो करते उन्हें करना, हम उसमें हाँ मार देंगे। तो इस तरह से सब राजनीतिक दल बैठने लगे, बातचीत होने लगे, और इस तरह से जज पंचम की नाक के ऊपर बड़ी बहस हुई थी। फिर क्या हुआ, यह आंदोलन चल रहा था। जज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। नाक यानी इज्जत, सम्मान, मान सम्मान। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्होंने शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरीला युद्ध होता रहा। अर्थात यानी मूर्तियां, लाटो यानी मूर्तियां, ओके। तो नाक का अर्थ है बहुत बड़े बड़े लोग थे, यानी बड़े बड़े नाक थे, यानी बड़े बड़े लोग थे जिनके मान सम्मान बहुत था। तो नाक के लिए बहुत होता था, युद्ध होता था, यानी इज्जत के लिए बहुत सारे युद्ध होते थे, है ना। तो बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े लोग थे, और जिनकी उनकी तक पहुंच जाती थी, वो तो बड़े ही शान शौकत से अपनी ज़िंदगी बिताते थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अब देख रहे हो ना पिक्चर में, इंडिया गेट है, फिर उसके अंदर एक तंबू जैसा बना है, उसके पास ही जस पंचम की जो लाट है, यानी जो स्टैचू है, उसे बनाया गया था। देखा गया कि नाक गायब है ना। हाँ? अब पहले पिक्चर में गायब है, तो उनका नाक गायब है, देखा गया। फिर क्या हुआ, हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। यानी पहरेदार भी थे, सब थे, लेकिन नाक तो चली गई कहीं। रानी आए और नाक न हो, अब ऐसा कैसे हो सकता है, रानी आएंगे और नाक ना हो, है ना। एकाएक परेशानी बढ़ी बढ़ी, सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाब यानी भलाई चाहने वाले लोग, हाँ, जो सब भला करते हैं ना, देश के लिए काम करते हैं, में मिलके मीटिंग फीटिंग करते हैं, क्या करे क्या नहीं। तो ऐसे वाले लोग, हाँ, इकट्ठे हुए, बैठने लगे, बात करने लगे, क्या करे क्या ना करे, है ना। कि एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। फिर क्या हुआ, वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अगर चौथ पंचम की नाक ना रही, ना मिले, ना लगाया जाए, तो भारत की नाक भी कहाँ रहेगी, भारत का मान सम्मान कहाँ रहेगा। इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ टू आ रही है, और वो जज पंचम के स्टैचू को देखेगी, देखेगी नाक नहीं है, तो इंग्लैंड में जाके क्या कहेगी भारत के बारे में, और भारत का नाक कहाँ जाएगा, भारत की मान सम्मान कहाँ जाएगा। तो ये बड़ी चिंता उनके अंदर समा रही थी कि क्या होगा, कैसे करेंगे। सब बड़े बड़े लोग बात करने लगे इस बारे में। उच्च स्तर पर मशवरे यानी बातचीत हुई, क्या करें,
कोई क्या मशवरा दिया, किसने क्या कहा, कैसे करे उसे, तो उसे मशवरे बोलते हैं। दिमाग खरोची गए, यानी ब्रेन को यूज़ किया गया, क्या करे क्या करे, आइडिया आइडिया निकालो, कैसे होगा कैसे होगा, जज पंचम की नाक कैसे आएगी, क्या करे। और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। यानी एक जो स्कल्प्टर होता है, स्कल्प्टर यानी जो पत्थर को खोद के मूर्ति बनाते, मूर्तिकार बोलते हैं उसे, उन्हें बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। यानी कलाकार था ना, काम से भी लाचार था, पैसे से लाचार था ना। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तब एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जस पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। यानी जो स्टैचू है या कहाँ बनी थी, किसने बनाया था, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे, है ना। तो पत्थर तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी पत्थर से नाक को बनाया जाएगा और नाक लगाया जाएगा। तो मूर्तिकार ने ये सब बातें रखी कि मुझे ये लाट कहाँ बनाया गया था, पत्थर कहाँ से लाए गए थे, मुझे ये सब सब सोचना चाहिए, ये सब डाटा मुझे चाहिए। फिर देखो क्या होता है। सब हुक ताका, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बात बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब उन्होंने कहा कि हम कैसे बताएंगे, ये पत्थर आप देखो, और ये पत्थर कहाँ से लाए होंगे, क्या होगा, आप खुद ही सोचो जानो। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइल सब कुछ हजम कर चुकी है। यानी फाइल में कोई डाटा नहीं है, ये लाट कहाँ बनाई गई थी, कहाँ से पत्थर लाए गए थे, ये सब कोई डाटा उसमें नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दे। जो कमेटी बैठे थे तो उनके सामने क्लर्क आके बता दिया। हाँ, फिर देखते क्या हुआ। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। फिर सोचा, अरे ये क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से क्या होगा। अब एक खास कमेटी बनाई गई और उसकी जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दरोदार आप पर है। हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो भी हो, क्या करना, ये तो नाक होना ही है। और ये जो दारोमदार का अर्थ है किसी कार्य के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी या कार्यभार, ये कार्यभार किसके ऊपर छोड़ दिया गया, जो मूर्तिकार है उसके ऊपर छोड़ दिया गया। हाँ, दारोमदार यानी उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि कार्यभार, पूरा जिम्मेदारी कि आपको ही पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप जैसे भी नाक तो करना ही पड़ेगा आपको। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आए। ओह, वो सब थोड़ा सा सांस लेने लगे, चलो काम कहीं होने जैसा लग रहा है। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है ना। तो सभापति से बोले, हिंदुस्तान में सब चीज़ें मिलती है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत जो है, वो तो प्रकृति का ग्रंथागार है, हर चीज़ हिंदुस्तान में है, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूर खोज करने की है। जरूरत क्या है, खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया,
कि पत्थर को खोजना है और खोज के नाक बना के जज पंचम की तो नाक को पूरा करना है। फिर देखते हैं क्या हुआ। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, है ना। सारे संपादक जो थे, जर्नलिस्ट थे, मीडिया वाले, और अखबार में छाप दिए इसे। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खाने के दौर पर निकल पड़ा। देखना पहाड़ है, ये है अरावली, है अरावली पर्वत है, हाँ, और ऐसे पत्थर है, देख रहे हो। तो कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत यानी क्या करूँ, बेकार, ऐसे कुछ हुआ तो नहीं। उसे सिर लटकाकर खबर खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, यानी वो हिंदुस्तान में नहीं है, ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी एक नया आइडिया आ गया, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो ना एडवर्टाइज में, मन में लड्डू फूटा, तो कुछ चमक आ गई है, कुछ सोच आ गई उसके अंदर। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। तो उन्होंने ये क्या शर्त रखी, क्या बात है, देखते हैं। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। सब सोचे, चलो चलो कुछ नई बातें होगी, शायद हो जाए काम। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यानी हमारे देश में बहुत सारे नेताओं की मूर्तियां हैं, जिसकी भी नाक ठीक बैठ जाए जज पंचम के नाक के साथ, तो उसे उतार के बिठा दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा, इधर उधर ताकने लगे चेहरे। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, हाँ, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर में केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचे। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरी हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, है ना। सबके नाकों का नाप लिया। सब जगह वो गए, हाँ, ढूंढे, हर जगह में गए, ढूंढे, हाँ, शायद किसी की नाक हो जाए, हाँ। सब नाकों का नाप लिया, पर जज पंचम की इस नाक से बड़ी निकली। यानी जो जज पंचम है, नाक का अर्थ पता चल रहा ना बच्चों को, नाक क्या है। नाक का था मान सम्मान इज्जत। तो उन्होंने जितने सारे बड़े बड़े लोगों के, जो हमने नाम के, गांधी जी, नेहरू, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबकी नाक
इनसे बड़ी है, न सबकी इज्जत इनसे बहुत बड़ी है, किसकी नाक इनके साथ मैच नहीं होती। फिर तो क्या, देखते क्या होता है आगे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, क्या करे भाई, ये क्या हो रहा है, किसी की नाक नहीं बैठ रही, अब क्या करे, कैसे करे। इंग्लैंड की रानी आएगी, जज पंचम की नाक नहीं है, देखकर क्या करेंगी, भारत की क्या नाक रह जाएगी। फिर क्या हुआ, मूर्तिका ने ढड़ास बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले सब बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठी है। यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो जो फ्रीडम फाइटर देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, वो बच्चों की जो नाक है वो भी पंचम की नाक से बड़ी है। यानी उन बच्चों का जो मान सम्मान, देश की भक्ति है, पंचम से बहुत बड़ी है। राजधानी में सब तैयारी थी। जज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी जो राजधानी जो थी हमारी ना दिल्ली, वहाँ पर मूर्ति जो थी उन्हें नहलाया गया, साफ कराया गया, कलर उन्हें किया गया, रंगीन कराया गया, रोगन यानी कलर लगाया गया, सब हो चुका था। बस क्या था उनका, उनका क्या नहीं था, नाक, नाक नहीं था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जज पंचम के नाक ना लग पाए तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई ना। अगर जज पंचम की नाक नहीं लग पाती है तो रानी के सामने हम क्या कहें, ये तो अपनी नाक कटवाने वाली है, जैसे भारत की नाक कटने वाली है। मान सम्मान क्या रह जाएगा भारत की, कि वो तो जा आएंगे तो वो तो क्या क्या कहेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो सब चिंते में आ गए, क्या करें। फिर क्या हुआ, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है ना, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार ने क्या आइडिया दिया कि हमारी जनता तो है 40 करोड़, उनमें से कोई एक जिंदा नाक लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या, जिंदा नाक लगा दी जाए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। अचकचाया का मतलब क्या होता है, चौंका, चौंका देने वाला, चौंक उठने वाला। और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा कि अब बस इजाज़त दीजिए, आप क्यों डर रहे। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। कानाफूसी यानी बातचीत हुई, उनके अंदर बातचीत हुई और इजाज़त दे दी गई। फिर क्या हुआ, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। वहीं गार्ड जो है वहाँ पर लाट के चारों तरफ पहरेदारी करने लगे। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवा निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूख। इस बात की खबर जनता को नहीं थे। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसे कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, कि जो भी हो, हाँ हाँ, बस क्या होना है कि नाक लग जानी चाहिए। फिर देखते क्या होता है। और वो दिन आ गया,
जज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों से खबरें छापी कि जज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। यानी उन्होंने तो अखबार वालों को सच ही बता दिया ना कि जिंदा नाक लगाई गई है, यानी वो पत्थर की नाक जिंदा नाक जैसे ही लगती है। कोई कह नहीं सकता है कि वो पत्थर की नाक है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबारें खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी भूत के लिए। हाँ, तो यानी नाक किसके लिए चाहिए थी? लाट के लिए चाहिए थी। तो इस तरह से क्या हुआ, जस पंचम की नाक है, ये उसका विषय है बच्चों। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सुनने में ये कहानी। तो आप अच्छे से सुनिए, समझिए, उसे पढ़ लीजिए एक बार। आप पढ़ोगे, समझोगे और आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आप खुद से अच्छा लिख सकते हो। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ दुविधा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे इस चैनल SM एजुकेशन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले कि मैं और वीडियो बनाऊं। और जिस तरह से भी एक 50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो आप उसे करवा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ कर रही हूँ तो अच्छा लगे, अच्छा के लिए हो जाए, तो आप इसे ध्यान दे के कीजिए। धन्यवाद।